नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते। सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है, सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। और मिलाना चाहा है जब भी इंसान को इंसान से, मिलाना चाहा है जब भी इंसान को इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। मंच पर बैठे हमारे स्थानिक लाडले उम्मीदवार अली जनाब अकबर हुसैन राजू भाई, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष इज्जत माब जैन पाटिल साहब, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष के मुंबई अध्यक्ष अली जनाब कुबेर मोरिया साहब, हमारी 135 से हमारी बहन नगर सेविका अलीजा खैरुन्निसा मोहतरमा, और मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ नेतागण, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इज्जत माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। दोस्तों, मंच पे इस इरादे से आया था कि बहुत कुछ बातें करूंगा, लेकिन जैसे ही मंच पे आया सब कुछ भूल गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात को कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। जैसा कि कुछ तो कहना है तो अपनी बात को यहां से शुरू करता हूं कि हम और आप सब मिलकर जानते हैं कि आने वाली 15 तारीख को अणुशक्ति विधानसभा 172 में चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में हमारे सामने बहुत से ऐसे नेता, हो सकता है यहाँ भी मंच लगे उन लोगों का, वो लोग आपके सामने आएंगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, हाथ जोड़कर आपसे आपका मत मांगेंगे, वोट मांगेंगे। दोस्तों, जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीतता है, या पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई नेता, कोई शख्स इलेक्शन जीतता है, तो जीतने के बाद उनकी ये सोच होती है कि 4 साल जो करना है कर लो, जितना चाहे लूट लो, जितना जुल्म करना है कर लो, बचा 1 साल, जब नया चुनाव आने वाला हो, उस 1 साल में जनता के सामने जाकर उनसे वादे किए हैं उसे पूरा करो, उनकी हमदर्दियां बटोर लो, वो सारी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, आज तारीख के पन्नों ने हमें इस तरह झंझोड़ के रखा है कि कोई भी इंसान ये बात मरते दम तक नहीं भूल सकता कि सन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार कौन था। सन 1992 से लेके सन 1993 में मुंबई में फसादात हो रहे थे, मुंबई जल रही थी, सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को नजर बंद करके उन पर जुल्म ढाए जा रहे थे। तो हमारे महाराष्ट्र में किसकी हुकूमत थी? श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को किस तरह सरखाने में डाला गया, सेना प्रमुख की गिरफ्तारी का ढोंग रचा के आम जनता को बेवकूफ बनाया गया, पोटा जैसे, मोका जैसे भयानक कानून की हिमाकत इस रियासत में किसने की? और इतने सारे जुल्म ढाने के बाद इन फिरका परस्तों की नजर अब हमारे महाराष्ट्र पर है। अब जाकर इनकी नजर हमारे महाराष्ट्र पर आकर ठहरी है। ये कहते हैं, ये बीजेपी या शिवसेना के सियासी लीडरान कहते हैं कि हम इस राष्ट्र को गुजरात बनाएंगे। इनका यह कहना है कि इस महाराष्ट्र की पाक सरजमीन को हम गुजरात बनाएंगे। तो मैं कह दूं इन फिरका परस्तों से कि एक बात को अपने जहन में बिठा लो, अपने दिल में इस बात को नक्श कर लो कि अगर कोई भी शख्स हमारी इस महाराष्ट्र की जमीन पर नजर उठाकर भी देखेगा तो उसकी आंख निकाल देंगे, लेकिन अपनी जमीन को नापाक होने नहीं देंगे। दोस्तों, अपनी जमीन को नापाक होने नहीं देंगे।
हमने अपने लहू से सींचा है महाराष्ट्र को। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारे पुरखों की खून जो बहा है आजादी के अंदर, वो इस खून की दलालत है, दलील है कि ये जमीन हमारी मिट्टी है और हम इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मरने के बाद भी इस मिट्टी को छोड़ते नहीं, इसी के अंदर दफन होकर अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र को गुजरात बनाएंगे, तो उनसे कह दूं कि वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत कीजिए, वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत कीजिए। अवध की शाम को काली घनेरी रात मत कीजिए। हमें है नाज अजंता और एलोरा की विरासत पर, हमें है नाज अजंता और एलोरा की विरासत पर। हमें महाराष्ट्र ही रहने दे, हमें गुजरात मत कीजिए, हमें गुजरात। दोस्तों, आज जाकर यह बीजेपी को समझ में आया है कि जिससे हमने 25 साल का गठबंधन किया था वो लोग क्या हैं। ये मेरे पास नव भारत टाइम्स का एक पेपर है। इससे पहले भी मैंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत से ऐसे कटआउट रोड पर देखे जिसमें लिखा है कि 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल किसान लाचार, 15 साल गैर जिम्मेदार सरकार, बदल डालेंगे इस बार, सारा महाराष्ट्र है हमारे साथ। ऐसे स्लोगन देकर ये हमारे वोट बटोरना चाहते हैं। और आज जाकर इन्हें यह एहसास हुआ कि जिनसे हमने 25 साल का गठबंधन रखा था वो लोग गुंडे हैं। ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। एक मिसाल देकर समझाऊं, जब दो शख्स एक हमाम एक बाथरूम में नंगे होते हैं, जब एक दूसरे को हूबहू देखते हैं तो शर्म नहीं आती, सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही दोनों अलग अलग कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि उसका ये ऐसा था, वो ऐसा था, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आज इनको यह एहसास हुआ कि जिनसे हमने गठबंधन किया वो गुंडे हैं, वो जालिम है। 25 साल तक जब साथ में बिठाया, राजनीति की, तब यह एहसास नहीं हुआ था कि ये लोग गुंडे हैं। आज क्यों? क्योंकि आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। दोस्तों, आज ये राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या नेशनल कांग्रेस, इन्होंने भी हमारे को बहुत सताया, बहुत खून चूसा, बहुत गरीबों को सताया, लेकिन आज अवाम जाग चुकी है, आज पब्लिक जाग चुकी है। वो जानती है कि आज वोट बुलेट के दम पे नहीं, बैलेट के दम पे गिरता है। सरकार बुलेट के दम पे नहीं, बैलेट के दम पे बनती है। और जो हक, जो मान अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया है, संविधान जो तुमको दिया है, उसी संविधान के तहत जब तुम वोट डालोगे तो तुम जिसे चाहो उसे सरकार में ला सकते हो और जिसकी चाहो सरकार तुम बना सकते हो। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान तुम्हारे बीच में मौजूद है जो तुम्हारे लिए दिल में दर्द रखता है। यहां आने से पहले मुझे ये बात पता चली कि यहाँ की जो जनता है इसमें कुछ हमारे दलित भाई भी बैठे हैं। तो मैं हमारे उन दलित भाइयों से मुखातिब हूं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, आज मुसलमान तो अलग अलग फिरकों में बटा है, अलग अलग वर्गों में बटा है, कोई कांग्रेस में, कोई राष्ट्रवादी में, कोई यहाँ, लेकिन तुम क्यों बटे हो? बाबा साहेब ने जो तुम्हें संविधान दिया, जो तुम्हारे हक के लिए जो बाबा साहेब ने लड़ाई लड़ी, तुम आज नारे लगाते हो बाबा साहेब अम्बेडकर विजय असो, या बाबा साहेब के नाम पर तुम मरने मिटने की बात करते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे दलित भाइयों, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या बाबा साहेब ने जो उद्देश्य, जो अपने वचन तुमको देकर गए, क्या तुम उस पर पूरा अमल कर रहे हो? क्या उनके बताए हुए तरीके पे तुम चल रहे हो? बाबा साहेब का स्टेटमेंट है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती।
बाबा साहेब कहते हैं कि मेरी जय जयकार करने से बेहतर है कि मेरे बताए हुए तरीकों पर तुम चलो। क्या जरूरत थी बाबा साहेब अम्बेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करने की? क्या जरूरत थी उनको बैरिस्टर बनकर लंदन में जाकर बैरिस्टर बनने की? वो क्यों गए? वो तुम्हारे लिए गए, क्योंकि वो जानते थे कि आजाद तो हो जाएगा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन अंग्रेज चले जाने के बाद यहाँ जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं उनके जुल्म से हमें कोई आजाद नहीं करा सकता। अगर उनसे हमें आजादी चाहिए तो हमको अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपने आंसुओं को खुद पोंछकर, अपने दर्द को समेटकर इन ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज दोस्तों एक ऐसा नौजवान तुम्हारे सामने दिल में जज्बा हमदर्दी लेकर तुम्हारे सामने आया है कि जिसको देखकर लगता है कि सच बोल सके एक ऐसा लीडर आजिज आया है, सच जो बोल सके एक ऐसा लीडर आजिज आया है, आंखों में गुस्सा होठों पर लेकर जिद आया है, जिसको जुल्म की जंजीरें भी कैद नहीं कर पाती है। उसको देख के लगता है कि मर्द मुजाहिद आया है, उसको देख कर लगता है कि मर्द मुजाहिद आया है। और जो लोग समझते हैं कि राजू एक छोटी सी चिंगारी है जो हवा के चलने से बुझ जाएगी, वो ये नहीं जानते कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े महलों को जला के खाक करने का सबब बनती है। इसीलिए किसी शायर ने भी कहा कि एक शरारा ही जंगल को जला देता है, एक शरारा ही जंगल को जला देता है। अरे वो बड़ा नादा है जो शोलों को हवा देता है, और ये शोला जिस दिन ये भड़कता है इन फिरका परस्तों को, इन मुफाद परस्तों को निस्तो नाबूद करता हुआ